पिछले भाग में आपने पढ़ा कि विशाल ने उस लड़की को अपना फोन नंबर दिया था और अपना स्टेशन आते ही वह उतर गई थी। इसके बाद प्लेटफॉर्म छोड़ती गाड़ी ने फिर से गति पकड़ ली थी। खिड़की के पास बैठा हुआ विशाल पीछे जाते हुए पेड़ों और खेतों को एकटक देख रहा था। वह लड़की उसके ख्यालों से जा ही नहीं रही थी और वह बार बार उसके बारे में सोच रहा था। उसे लग रहा था कि पता नहीं वह लड़का उसका साथ देगा या नहीं, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मन में तरह तरह की बातें आ रही थी, लेकिन सच ये भी था कि विशाल ने उससे मदद के लिए कहा था और उसने मना कर दिया था। तभी विशाल के एक दोस्त का फोन आया और विशाल उससे बात करने लगा, जिससे कुछ देर के लिए उसका ध्यान बंद गया। बातें करते करते उसका स्टेशन आया और वह अपने स्टेशन पर उतर गया। स्टेशन पर उतरकर एक बार फिर से उसके दिमाग में वैशाली का नाम आया और फिर से एक फिक्र होने लगी। मगर विशाल ने अपने कदम स्टेशन के बाहर वाले रास्ते पर बढ़ा दिए। उसे लड़की का चेहरा आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा था। विशाल सोचने लगा, कितनी प्यारी लड़की थी, ऐसी लड़की को कोई धोखा देने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। जरूर कोई बेवकूफ होगा। वह लड़की अपने घर की परवाह किए बिना उसके पास चली आए और वह दहेज के चक्कर में पड़ा है। लेकिन लड़की समझना ही नहीं चाहती है कि वह धोखा दे रहा है। विशाल अपने कमरे की तरफ बढ़ता जा रहा था और ख्याल दिमाग में आते जा रहे थे। पैदल का रास्ता था और विशाल कुछ देर में अपने कमरे पर पहुंचने ही वाला था। जाने क्यों वह बार बार अपना फोन भी देख रहा था। कहीं उस लड़की का फोन तो नहीं आएगा, कहीं वह मुझसे मदद तो नहीं मांगेगी। भगवान करे सब कुछ सही हो। सोता हुआ विशाल अपने कमरे तक पहुंच गया और एक तरफ अपने बैग को रख दिया। अगले दिन से विशाल की ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी, जिसके लिए उसे एक बार अपने सीनियर से मिलना था और अपना नाम दर्ज कराना था। जैसे ही रात हुई उसे तुरंत लड़की का ख्याल आया। अरे उसकी तो बारात आने वाली थी, पता नहीं वह उसे लड़के को मना पाई होगी या नहीं। विशाल का मन ऐसी बातों से भरता चला जा रहा था, लेकिन बातें बंद नहीं हो रही थी। तभी विशाल की माँ का फोन आया और उसने मुस्कुराते हुए फोन उठाया। बेटा तू सही से तो पहुंच गया ना? माँ ने पूछा तो विशाल ने कहा, मैं सही से आ गया हूँ और अब अपने कमरे में हूँ। कल सुबह मेरी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। कल से बहुत काम होगा और मैं बिजी हो जाऊंगा, लेकिन आप मुझे बार बार फोन मत करना। ये सुनकर विशाल की माँ हंसने लगी और बोली, अगर बीवी होती तब ये बात नहीं कहता, तब तो बार बार फोन का इंतजार करता। तेरी शादी हो जाने दे, तब मैं बताऊंगी तुझे। माँ का उलाहना सुनकर विशाल फोन पर ही शर्मा गया और तुरंत उसने फोन काटकर अपना फोन देखा। उसे लग रहा था कि बीच में किसी की कॉल आ रही थी। वाकई कोई उसे फोन कर रहा था, लेकिन यह एक अनजान नंबर था। विशाल के दिमाग में वैशाली का नाम कौंध गया। कहीं यह वैशाली का नंबर तो नहीं? इस पर फोन करके देखता हूँ। ये सोचकर विशाल ने उस अनजान नंबर को डायल कर दिया। 1 घंटे जाते ही फोन उठा और उधर से आवाज आई, हेलो मैं वैशाली बोल रही हूँ। ये सुनते ही विशाल की जैसे धड़कन ही रुक गई। वह ऐसे खामोश हो गया जैसे है ही नहीं। जब दोबारा उधर से हेलो की आवाज आई तो विशाल ने हकलाते हुए कहा, हाँ कहो वैशाली, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जब विशाल रुका तो वैशाली बोली, तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे, क्या इस समय तुम मेरी मदद कर सकते हो? विशाल ये सुनकर हैरान रह गया और तुरंत उसके दिमाग में आया, जरूर यह मुसीबत में होगी। विशाल ने तुरंत कहा, हाँ मैं अभी आ जाऊंगा, मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो। तुम मुझे अपनी लोकेशन भेज दो और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैशाली को जैसे एक लंबी सांस आई, फिर उसने कहा, विशाल मैं तुम्हें सब कुछ आने पर बताऊंगी, अभी तुम बस यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन भेज देती हूँ। विशाल मन ही मन उसके लिए घबरा रहा था। उसके दिमाग में एक बेचैनी थी कि जाने क्या हुआ होगा। विशाल ने अगले ही पल फोन की बीप बजते ही मैसेज चेक किया तो वैशाली की लोकेशन आई थी, जो रामगढ़ की थी और रामगढ़ यहाँ से 1.5 घंटा दूर था। विशाल ने तुरंत अपने एक दोस्त को फोन किया जिसके पास एक मोटरसाइकिल थी। उसे तुरंत अपने कमरे पर आने को कहा। इस तरह से उसका वहां से गायब होना उसकी नौकरी के लिए खतरा हो सकता था, लेकिन अब विशाल के लिए ये सबसे जरूरी था। उसने अपनी दोस्त को बुलाकर कहा, हमें सुबह 8 बजे ट्रेनिंग के लिए पहुंचना होता है और उससे पहले हमें अपना काम खत्म करके वापस आना है। अभी 8 बजे बजने वाले हैं और अभी निकलना होगा। दोस्त ने बार बार पूछा कि क्या काम है, लेकिन विशाल ने कहा, रास्ते में पूछ लेना। दोनों ने जंगलों में से होते हुए रामगढ़ जाने की योजना बनाई और दोनों निकल गए। पहुंचते पहुंचते 2 घंटे होने को आ गए। अब वह लोकेशन करीब थी जिसे वैशाली ने भेजा था। विशाल ने आसपास पहुंचकर वैशाली को फोन किया और वैशाली ने दबी आवाज में कहा,
मैं एक खेत में छुपी हुई हूँ। विशाल ये सुनकर हैरान हो गया। वह वैशाली को ढूंढते हुए जब खेत के पास से गुजरा तो वैशाली बाइक की हेडलाइट देखकर आगे आ गई। बाइक की रोशनी में उसने वैशाली को पहचान लिया और वह तुरंत उतारकर उसके पास गया और उससे बाइक पर बैठने को कहा। वैशाली ने कहा, मुझे जल्दी से स्टेशन पहुंचा दो, अब मुझे अपने घर जाना है। विशाल ने चौंक कर कहा, तुम्हारी बारात का क्या हुआ? और उसे लड़की राहुल का क्या हुआ? तुम तो यहाँ बात करने आई थी। वैशाली जल्दी से बाइक पर पीछे बैठी और बीच में विशाल। वैशाली जब बाइक पर बैठी तो रोने लगी थी और विशाल की बातों का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। 1 घंटे में दोनों स्टेशन पहुंच गए। अब 11 बजे बजने को आ रहे थे। जैसे ही स्टेशन आया तो विशाल उसे हाथ पकड़कर अंदर ले गया। उसने कब अनजाने में विशाल का हाथ पकड़ा उसे खुद भी पता नहीं चला। वह विशाल के साथ दौड़ती हुई प्लेटफॉर्म पर पहुंची। जैसे ही ट्रेन आई तो विशाल ने कहा, इतनी रात को घर जा पाओगी क्या? मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन तुम्हें अकेले भेजते हुए डर लग रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। घबराई हुई वैशाली ने हाँ में सिर हिला दिया तो विशाल ने अपने दोस्त से कहा, तू यही प्लेटफॉर्म पर रहना, मैं इसको छोड़कर वापस आऊंगा। रास्ता सिर्फ 1.5 घंटे का ही है और मुझे जाकर ट्रेनिंग भी तो करनी है, इसलिए तू मेरा यही रहकर इंतजार करना। विशाल अपने दोस्त को छोड़कर जल्दी से ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में बैठते ही वैशाली ने एक लंबी सांस ली, विशाल को देखने लगी। विशाल ने कहा, अब तो मेरे सवालों के जवाब दे दो। तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम अकेली क्यों जा रही हो? वैशाली ने कहा, मेरे घर वाले मुझे बार बार फोन कर रहे हैं और वह मेरे लिए परेशान हो रहे हैं। मैं जिस काम के लिए आई थी वह नहीं हुआ, बल्कि राहुल के परिवार ने मुझे घर में बंधक बनाना चाहा। मैं वहां से भाग गई और खेतों में छुप गई, वरना आज मेरी जान जा सकती थी। तुम नहीं होते तो मैं कभी भी अपने घर नहीं पहुंच पाती। थैंक यू विशाल, तुम मेरे बुलाने पर आ गए और एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उद्धरण चिन्ह। विशाल ने कहा कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि वह लड़का तुम्हें धोखा दे रहा है। अब सोचो कि जब तुम घर जाओगी तो क्या होगा। तुम्हारे घर पर इस समय क्या हो रहा होगा, सब कितने दुखी होंगे। वैशाली अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैंने सिर्फ एक कोशिश की थी जिससे 2 घरों की इज्जत बच सकती थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि उन लोगों की तो कोई इज्जत ही नहीं है, वह तो अपने गांव में गुंडे हैं। विशाल ये सुनकर उसको देखा ही रह गया। उसके मन में आया कि उठकर उसके आंसू पोंछ दे, मगर झिझक के कारण रुक गया। धीरे धीरे 1.5 घंटा हो गया और अब उसका स्टेशन आने वाला था। स्टेशन पर उतरते ही विशाल ने कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। इतनी रात को अकेले जाओगी तो लोग क्या सोचेंगे? वैशाली हल्के से मुस्कुराए और बोली, तुम साथ जाओगे तब भी तो सोचेंगे। विशाल ने कहा, लेकिन फिर भी सुरक्षा बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, छोड़कर वापस आ जाऊंगा। दोनों साथ साथ चलने लगे। विशाल ने एक ऑटो लिया और दोनों उसमें बैठ गए। हिलते डुलते ऑटो में वैशाली बार बार उससे टकरा रही थी और इस पर विशाल मुस्कुरा देता था। वैशाली के चेहरे पर उड़ते हुए बाल विशाल के गालों को सहला रहे थे। जाने क्यों विशाल को अच्छा लग रहा था। सफर केवल आधे घंटे का था और विशाल मन में सोच रहा था कि काश ये सफर और लंबा होता। एक जगह पर वैशाली में ऑटो को रुकवा दिया और उतर गई तो विशाल भी उतर गया। थोड़ा आगे चलते ही सामने घर था जिसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि इस घर में कोई सो रहा है। इधर उधर घूमते हुए लोग दिखाई दे रहे थे। शोर नहीं था लेकिन लोग बेचैन थे। घर ऊपर से नीचे तक रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ था, जिसे देखकर पता चल रहा था कि इस घर में कोई शुभ कार्यक्रम था। लोग इधर उधर खड़े हुए बातें कर रहे थे। जैसे ही उनकी नज़र विशाल के साथ आई हुई वैशाली पर पड़ी तो सबके होश उड़ गए। वैशाली को देखते ही वहां शोर मच गया और विशाल भी थोड़ा घबरा गया। वैशाली ने विशाल से कहा कि विशाल, तुम्हें उस ऑटो में बैठकर वापस चले जाना चाहिए था, अब ये लोग तुम्हें भला बुरा कहेंगे। तो विशाल ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अंदर से वैशाली की माँ भागी हुई आए और उससे लिपटकर रोने लगी। बेटा, तू कहाँ चली गई थी? उससे भी अच्छी लड़के हैं जमाने में और तू उसके मना करने पर चली गई। माँ की यह बात सुनते ही वैशाली की नज़र विशाल पर गई। तभी पास खड़े वैशाली के पिताजी ने पूछा कि यह कौन है। तब वैशाली ने सारी बात बताई। वैशाली की बात सुनकर उसकी माँ रोते हुए कहने लगी, बेटा, मैंने कहा था ना कि अच्छे लड़के भी होते हैं। वैशाली सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी वैशाली के पिताजी के मुंह से निकला, पता नहीं ये लड़का कितने खुशनसीब माँ बाप का बेटा है। जो भी लड़की इसके जीवन में आएगी वह भाग्यशाली होगी। विशाल यह बातें सुन सुनकर वैशाली को देख रहा था।
कुछ देर बाद विशाल ने कहा कि अभी मुझे जाना है क्योंकि सुबह मुझे ट्रेनिंग करनी है, समय पर नहीं गया तो नौकरी पर खतरा है। वैशाली के माता पिता ने आशीर्वाद देते हुए उसे जाने दिया और वैशाली का भाई उसकी बाइक पर स्टेशन छोड़ आया। अगले दिन सुबह सुबह ट्रेनिंग के बाद विशाल ने वैशाली को फोन किया और कहा, तुम्हारी माँ ने कहा था कि अच्छे लड़के भी है जमाने में, अगर तुमको कोई दिखा हो तो उससे बात चलाई जाए। ये सुनकर वैशाली फोन पर शर्मा गई तो विशाल ने कहा, शायद लड़का तुम्हें नजर आ गया है, आप कहो तो उसे बारात लेकर आने को कह दूं। वैशाली की मुंह से निकला, हाँ, लेकिन ट्रेनिंग पूरी हो जाने दो। इसके बाद वैशाली ने शर्मा कर फोन काट दिया। विशाल बहुत खुश था क्योंकि इससे पहले ही वह अपनी माँ से बात कर चुका था और उसकी माँ राजी हो गई थी। विशाल ने 1 महीने बाद वैशाली से शादी की और उसके साथ घर बसा लिया। वैशाली ने कभी सोचा नहीं था कि उसका जीवन साथी राहुल नहीं बल्कि ट्रेन में मिलने वाला विशाल बनेगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही पारंपरिक किस्से और दिल को छू जाने वाली कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।